बावले, जब तू वसीम रिजवी था तूने कितना उत्पाद मचाया, तूने इस्लाम को गाली दी, तूने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी, तूने कलाम पाक की शान में गुस्ताखी करी। तू दूसरे धर्म में गया और जाते ही तुझे जेलों की हवा हो गई। तो हमें तो पता था तेरा हाल वही होगा जैसे धोबी का कुत्ता झरकाना घाट का, तेरे साथ यही होगा। और तू सुसाइड कर भी लेगा तो किसी पे घंटा फर्क पड़ रहा है, तू खुदकुशी करके मर, नाले में कूद, आसमान से कूद, जमीन में कूद, क्योंकि शियाओं ने, मुसलमानों ने तेरे पे कब्र हराम कर दी, हिंदुओं ने तेरे पे चिता हराम कर दी। तो तू क्या जाएगा? तेरे मरने ना मरने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद हो जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया, उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह एक दिन के लिए जेल गए थे। अब कल्याण सिंह तो दुनिया से जा चुके, तो कल्याण सिंह को स्वर्ग नहीं मिल रहा। तो वहां से कल्याण सिंह ने सीधा बीजेपी के कार्यालय में कॉल घुमाई कि अबे कुछ करो, मुझे यहाँ पर नर्क में डालना है मुझे, क्योंकि तुमने दुनिया में एक दिन के लिए जेल में डाल दिया था। तो कल्याण सिंह ने सीधी कॉल करी है बीजेपी को और कहा इस केस को खत्म करो ताकि मेरा भी कल्याण हो और मैं भी स्वर्ग में जाऊं। तो ये सारा ड्रामा चले, तो नौटंकी चले। बलात्कारियों में सिर्फ 5-6 बलात्कारियों को आप पब्लिकली अगर फांसी देते हैं तो छठा बलात्कार आप गूगल पे सर्च करेंगे कितने साल पहले हुआ था। और मैं और मेरा समाज इस वाली बात की डिमांड करता है कि शाहरुख को फौरन पकड़ा जाए और जिस तरह वो बत्तीसी चमका के पुलिस वालों के साथ जा रहा था उसकी बत्तीसी तोड़ी जाए, उसको भी उसी तरह से दंडित करा जाए, सजा दी जाए जिस तरह उसने अंकिता के साथ करे। वो ये देख रहे हैं कि मोदी जी तो बलात्कारियों को निकाल के फूल मारा फैला रहे हैं। तो अमृत काल चल रहा था, ये तो इतना बुरा अमृत काल है कि इससे अच्छा तो आपातकाल था कि 75 साल में इतना बुरा काल आया ही नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। कहा जाता है कि जब जब प्रधानमंत्री बोलते हैं देश उसका उल्टा करने लगता है। प्रधानमंत्री लाल किले से महिला सम्मान की बात करते हैं तो वहीं महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध आजकल चर्चा में हैं। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इसमें मुझे देशवासियों का साथ चाहिए। तो देश में लगातार भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमन रिजवी। इनसे बात करते हैं बिल्किस बानो से लेकर अंकिता से लेकर वहीं दिल्ली में बढ़ते अपराध जो महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे हैं। कैसे देखती हैं मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कहते हैं महिलाओं को सम्मान देना है और इसके लिए वो चिंतित हैं, वहीं अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखती हैं आप? देखो हसन, अगर कोई प्रधान सेवक है यानी हमारा प्रधानमंत्री, उसकी बात का इतना वैल्यू तो होना चाहिए। इवन चलो भारत नहीं सुनना, एक तरफ को मान लो भारत, उनकी पार्टी तो सुने, जो वो बयान देते हैं उनकी पार्टी तो उनके कहने पर चले। प्रधानमंत्री के साथ तो ट्रेजेडी है, मोदी जी की बात उनकी पार्टी वाले ही नहीं मानते। वो महिला सम्मान की बात करते तो बीजेपी महिला अपमान की बात करती है। आप देखिए कि कितने केस निकल कर आए। अभी आप देखिए कि संबित पात्रा के गोत्र की एक सीमा पात्रा IAS ऑफिसर की बीवी निकल कर आती हैं, जो 8 साल पहले एक आदिवासी लड़की को अपने घर में गुलाम बनाकर, नौकरानी बनाकर रखती है और जुल्म के तमाम पहाड़ तोड़ देती हैं। उसके दांत तोड़ रखे थे, उसके जिस्म को इतनी जगह से दागा गया था, गरम गरम तवा लगा दिया गया था, बर्छी से थे, चाकू से निशान। मतलब और कमाल की बात यह है कि उनका जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो उनका एक स्टेटस लगा हुआ है वो लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी जो ये स्टेटस लगा रही है वही आदिवासी बेटी के साथ ये कर रही है। घर में कुछ और कर, हाँ, घर को आग लग गई, घर के चिराग से सीमा पात्रा के साथ हुआ। और ये केस शायद आज भी ना खोलता, हो सकता था कि वो लड़की जो उसकी स्थिति इतनी खराब है आदिवासी लड़की की, हो सकता है कि वो इसके टॉर्चर, इसका जुल्म सह के मर जाती। लेकिन यहाँ पर आयुष्मान जो सीमा पात्रा का बेटा है उसने कांटेक्ट करा, उसको भी इसने पागल खाने भेज दिया। उसने पहले कहा होगा जुल्म क्यों कर रही हो, तो माँ ने कहा जा तू भी पागल है, तो बावले खाने शिफ्ट कर दिया। बावले खाने से उसके बेटे ने, आयुष्मान ने अपने दोस्त से कांटेक्ट करा और इस तरह करके उस लड़की की जान बचाई गई। तो ये तो सीमा पात्रा तो बीजेपी की थी, यानी बीजेपी में होने के बाद अगर मोदी जी की कोई बात मान ही नहीं रहा। अभी आप देखिए लाल किले से इन्होंने कहा कि हमें महिलाओं का दर्द आता है, घड़ियाली आंसू बहाए। ये बात कहनी थी कि पूरा भारत जो है वो बेलगाम हो गया और भारत में खासकर इनकी पार्टी के लोग जगह जगह महिलाओं का अपमान करने लगे, बलात्कार करने लगे, नरसंहार करने लगे। और तो और आपने जिस तरह देखा बिल्किस बानो को 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको जेल से निकाला जाता है। बाकायदा जिनको पत्थरों से संसार करना था उनको फूलों से उनका स्वागत करा जाता है और कहा जाता है ये तो संस्कारी हैं, क्योंकि वो बलात्कारी थे तो संस्कारी कैसे हो गए। यानी आप ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जो भी बीजेपी में बलात्कारी होगा वो संस्कारी कहलाएगा। तो डेफिनेशन चेंज कर दी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी बोलते हैं देश उनका उल्टा करता है, खासकर इनकी पार्टी उनकी उल्टी करती है। हर बात आप ये देखिए, 15 लाख का इन्होंने जुमला फेंका था, 15 लाख आएंगे, नहीं आए। 2 करोड़ जॉब की बात कही थी, भारत को
बेरोजगार कर दिया। डेवलपमेंट की बात कही थी, डेवलपमेंट नहीं, अमृत महोत्सव की बात कही थी। तो ये जो अमृत काल चल रहा था, ये तो इतना बुरा अमृत काल है कि इससे अच्छा तो आपातकाल था कि 75 साल में इतना बुरा काल आया ही नहीं। इवन के भारत ने आप ये देखिए कि एक तरह का पूरा इमरजेंसी का दौर भी देखा तो इतने बुरे हालात जब भी नहीं थे जितने बुरे हालात अब चल रहे हैं। मैडम, हाल ही में एक मामला यूपी से था जहां पर एक बच्चा किडनैप होता है और वो महिला पार्षद हैं बीजेपी की, उनके घर से मिलता है। तो इस तरीके का अपराध भी बीजेपी के नेता हाँ, ये देखिए मतलब इनको तो डर खौफ खत्म हो गया। तमाम बिजनेसमैनों में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी करके आप देखिए कि जिस तरह स्टेशन से बच्चा गायब होता है, उसके बाद अभी देखिए कल भी हुआ है, एक दिन का एक बच्चा गायब हुआ है हॉस्पिटल से। और कहाँ बीजेपी के जो जितने ये नेता हैं, ये पार्षद हैं, इनकी बीवियां डॉक्टरों के साथ मिलकर उन दंपति को दे रहे हैं जो बे औलाद है। यानी तमाम घिनौने काम में इस वक्त बीजेपी के चेहरे, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो लाइमलाइट में आ रहे हैं। किस वजह से आ रहे हैं कि सही वक्त पे अगर बीजेपी अपने लोगों पर कार्रवाई करती तो शायद ऐसा नहीं होता। इनको पता है कि बीजेपी हमारे पे कार्रवाई करेगी नहीं, तो ये तमाम बेलगाम घोड़े और घोड़ियां जो बीजेपी से आ रहे हैं वो आतंकवाद के दौर में कलाबे मार रहे हैं। तमाम का तमाम अगर आप देखें कि पूरे भारत में एक तरह का जो आतंकवाद मचा रखा है इस पार्टी ने मचा रखा है। अभी आप देखिए कि अभी अगर आप देखिए अंकिता वाला मामला निकल आया। मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को आप कह रही हैं कि उछाले मार रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, बेलगाम हो गए, तो मुसलमान भी कौन सा कम अपराध कर रहे हैं? नहीं, अगर आप ये देखें ना, अगर एक जो होता है ना, जो इंसान होता है वो समाज से सीखता है। जब समाज ये देख रहा है, समाज के लड़के अय्याश औबाश लड़के, उनका कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो शाहरुख हो चाहे वो मोहनलाल हो, वो ये देख रहे हैं कि मोदी जी तो बलात्कारियों को निकाल के फूल मारा फैला रहे हैं। तो वो जो शाहरुख लड़का था, उसकी जो एक प्रेमिका भी कहला रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेमिका थी, लेकिन कुछ ऐसी फुटेज फोटो आ रहे हैं जहां पर ये दोनों बहुत अच्छे गठबंधन में नजर आ रहे हैं कि इन दोनों को अच्छा दोस्ताना रहा था। लेकिन कोई भी दोस्ताना हो या कुछ भी हो, वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप लड़की को मार दें, उसका कत्ल कर दें। और मैं और मेरा समाज इस वाली बात की डिमांड करता है कि शाहरुख को फौरन पकड़ा जाए और जिस तरह वो बत्तीसी चमका के पुलिस वालों के साथ जा रहा था, उसकी बत्तीसी तोड़ी जाए और उसको भी उसी तरह से दंडित करा जाए, सजा दी जाए जिस तरह उसने अंकिता के साथ कर। एक कमरा बनाया जाए, पब्लिक प्लेस पर एक कमरा बनाया जाए, वहां पर आग लगा के शाहरुख को भी ऑन दी स्पॉट मार देना चाहिए। क्योंकि जब आप सजा नहीं देंगे, मैं तो लगातार 3 साल से कहती आ रही हूँ कि मोदी जी बलात्कार खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वही तो अपराध तो बढ़ेंगे। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर ये बिल्किस के वाले मामले में रियायत ना देते तो शायद ये शाहरुख वाला मामला भी निकल कर नहीं आता। मैं तो खुद कह रही हूँ कि बलात्कारियों में सिर्फ 5-6 बलात्कारियों को आप पब्लिकली अगर फांसी देते हैं तो छठा बलात्कार आप गूगल पे सर्च करेंगे कितने साल पहले हुआ था। बलात्कारियों के हौसले बढ़ेगा, उनको पता कि सरकार हमारे साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ में। आप तो ये देखिए, आप तो ऐसे वाक्य नजर आ रहे हैं कि थाने के अंदर आप ये देखिए कि सब इंस्पेक्टर बलात्कार करते पकड़े जा रहे हैं। जो जितनी ये जो कांस्टेबल होती हैं, औरतें जो फीमेल कांस्टेबल होती हैं पुलिस में, ये सुसाइड करके मर रही हैं कि हमें भी परेशान करा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस मुल्क का प्रधान सेवक ऐसे स्टेटमेंट देगा जिनको लोग मानेंगे ही नहीं और एक मजाक उड़ाएंगे, तो उस मुल्क का यही होगा। ये राम भरोसे मुल्क चल रहा है इस वक्त। मैडम, एक सवाल आपसे है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गोधरा कांड वाले मामले और बाबरी वाले मामले खत्म कर दिए। उन्होंने कह दिया बहुत पुराना मामला हो गया, हमें इन सब पे विचार करना बेकार है, टाइम की बर्बादी है, सिवाय एक मामले को छोड़ के। इसे कैसे देखती हैं? भाई देखिए, वो जो वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आप ये जो गोधरा वाला कांड देखिए, जो बाबरी मस्जिद वाला कांड देखिए, अगर आपको याद हो जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया, उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह एक दिन के लिए जेल गए थे। अब कल्याण सिंह तो दुनिया से जा चुके, तो कल्याण सिंह को स्वर्ग नहीं मिल रहा, तो वहां से कल्याण सिंह ने सीधा बीजेपी के कार्यालय में कॉल घुमाई कि अबे कुछ करो, मुझे यहाँ पर नर्क में डाल रहे हैं मुझे, क्योंकि तुमने दुनिया में एक दिन के लिए जेल में डाल दिया था। अगर कल्याण सिंह को 24 घंटे के लिए जेल ना होती, हो सकता है वहां पर कोई बीजेपी का फिट कर लेते वो तुक्का और स्वर्ग में चले जाते। तो कल्याण सिंह ने सीधी कॉल करी है बीजेपी को और कहा इस केस को खत्म करो ताकि मेरा भी कल्याण हो और मैं भी स्वर्ग में जाऊं। तो ये सारा ड्रामा चले, तो नौटंकी चल रही है। मतलब आप एक तरह से अब तूफान उठा रहे हैं, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, उन्हीं की मस्जिद शहीद करी जा रही, उन्हीं की कम्युनिटी को मारा जा रहा है। गोधरा में हजारों मुसलमानों को मारा गया और अब आप ये कहते हैं केस पुराने हो गए तो इसलिए इनको बंद कर दिया जाए। तो ये तो आपकी नाकामी है कि केस को वक्त रहते इंसाफ क्यों नहीं मिला, क्यों 20 साल 25 साल 30 साल हो गए इस बात को। तो ये तो आपकी सरकारों की नाकामी है ना। एक तो आप वक्त पर फैसला नहीं करते और जब वक्त ज्यादा हो जाता है तो आप कहते हैं भाई वक्त ज्यादा हो गया, मुजरिमों को खुला छोड़ दिया जाए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इनको वक्त रहते
सजा मिलनी चाहिए और कुछ स्पेशल कोर्ट इस बात के लिए गठन करे जाएं कि जहां पर रेयर केस आए, चाहे वो बिल्किस का मामला हो, चाहे वो अंकिता का मामला हो, चाहे वो गोधरा का मामला हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो राबिया सैफी का मामला हो, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी साहब का मामला, वहां पर स्पेशल कोर्ट का गठन क्यों नहीं करती सरकार? ये अभी आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सीमा पात्रा जो है वो संबित पात्रा की संबंधी है या उनसे कोई उनके संबंध नहीं, तो ये कहाँ से आपने नहीं देखिए, सीमा पात्रा नाम लगा हुआ है और संबित पात्रा, तो गोत्र तो एक ही है और दोनों ही बीजेपी से रिलेट करते हैं। वो भी आप देखिए कि बेलगाम घोड़े की तरह स्ट्रीम चैनल पर आकर ईरान तुरान की हाँकते हैं। तो बीजेपी यहाँ पर चुप है। और कहाँ है वो हमारी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि कहाँ है भाई तू, निकल कर आ। आपको याद होगा जब द्रौपदी मुर्मू पे बात हुई थी तो सीना तान तान के सोनिया गांधी जवाब दें, ये करें वो करें। पार्लियामेंट में इसने पूरा का पूरा सास भी बहू का तो मंच सजाया था। कहाँ है स्मृति ईरानी? तुझे वो तो द्रौपदी मुर्मू तो इसको नजर आ रही थी कि आदिवासी हैं। क्या ये बच्ची जो तुम्हारी पार्टी के अंदर थी, तुम्हारी पार्टी के अंदर एक गुलामों की जिंदगी जी रही थी, यहाँ तुम क्यों नहीं बोलती? क्या ये आदिवासी नहीं थी जिसको तुमने मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी? तो भाई पूरा का पूरा मामला भ्रष्ट है। इन्होंने तो अभी आप देखिए अपनी ही एक टिकटॉकर, अगर आपको याद होगा, सोनाली फोगाट, किस तरह उसको गोवा में मरवा दिया। तो इनके यहाँ ना महिलाएं सेफ है ना पुरुष सेफ है। बस इनके यहाँ सेफ कौन है? जिसका चल रहा है, नहीं तो जिसका अगर ये अंत करते खुद ही मरवा देते, जैसे इन्होंने सोनाली फोगाट को गोवा में ले जाके मरवाया। स्मृति ईरानी की बात करिए मैडम, राजनाथ सिंह तो उनसे भी 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि अपने युग में या तो महात्मा गांधी महापुरुष थे और मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी से बड़ा महापुरुष नहीं है। उन्होंने तुलना की है महात्मा गांधी से। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों करी है, क्या उनकी मजबूरी रही होगी, क्या उनको सीट का लालच दिया होगा या क्या दिखाया होगा कि 24 में हम तुम्हारा उद्धार करें, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये तो भारत के संविधान का इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता कि एक ऐसा आदमी जो गुजरात के दंगों का जिम्मेदार था, जिसका पूरा दामन गुजरात के मुसलमानों के खून से लाल था, वो बाद में सेंटर में आता, फिर भगवान की पदवी पाता है। ऐसे भगवान होते हैं कि जिनके होते हुए जो खुद सत्ता में और पूरे भारत में आग लगी, जवान परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिला परेशान, पत्रकार परेशान, कौन खुश है? बच्चे परेशान। कभी यहाँ बच्चा मर रहा है, कभी इनकी पार्टी बच्चे चोरी करके सप्लाई कर रही है, कभी इनकी पार्टी की जो मेंबर है, मंत्री हैं, वो आप देखिए नौकरों पे जुल्म कर रहे हैं। तो कौन सा भगवान? अगर चलो इन्हीं के बकौल मोदी जी को भगवान मान भी लिया जाए, तो भगवान के रहते हुए इतनी अराजकता, इतनी फूट, इतनी दरारें, आए दिन सड़कों पर प्रोटेस्ट, तो कौन सा भगवान है भाई ये? फिर मैडम सही तो चल रहा है सब। अडानी विश्व के 30 अमीर हो गए हैं। अडानी को करा गया है। अडानी ने क्या करा? पूरा भारत अगर आप एक बंदे को उठाकर दे देंगे तो विश्व का 3रा अमीर आदमी होगा। आपको शायद नहीं पता, आज ही अमेरिका में एक बंदे ने, तमिलनाडु के बंदे ने मोदी जी पर, इस पे अडानी पर केस फाइल करा कि किस तरह इनको प्रॉपर्टी फ्री में दी गई, किस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार करा। अगर आपको पता हो, आपको ये पता होगा कि सीवीसी ने अभी ये कहा है कि मोदी जी ने 55 भ्रष्ट बड़े बड़े नेताओं को जो बीजेपी से रिलेट थे उनको कह दिया कि नहीं, इन पे कार्रवाई ना करो। तो मोदी जी, सवाल तो ये होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का आप गठन क्यों कर रहे हैं? एक सरकारी इंस्टीट्यूट जिस पर लाखों पैसा खर्च करा जा रहा है, और जब वो कोई रिपोर्ट देता है आप उस रिपोर्ट को मानते नहीं है। तो ये सारा ड्रामा चला। उधर आप देखिए सुधीर तिहाड़ी जो है, सुधीर तिहाड़ी जो एक प्रोग्राम चला रहा है, उसमें कहता है कि जी आरटीआई से खुलासा हुआ है नरेंद्र मोदी अपने पैसे से कपड़े पहनते हैं, अपने पैसे से खाना खाते हैं, नरेंद्र मोदी सब कुछ अपने पैसे। हाँ नहीं तो हाँ, तो आज तक तो ये तो बताइए कि अबे वो झूठे मक्कार इंसान देश का प्रधानमंत्री है, वो ऐसे कोई आरटीआई में कोई उसकी पूरी जिंदगी को कोई खोल कर नहीं रखेगा। उनकी लाइफ कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर कोई भी आरटीआई डाल के निकाल लेगा तो ये सिर्फ बकवास है। आरटीआई तुम दिखा नहीं रहे। तो ये मोदी का जो एक किरदार है उसको सही करने की कोशिश करी जा रही, क्योंकि बीजेपी में इस वक्त 2 फाड़ हो चुकी है, बीजेपी में बगावत शुरू हो चुकी है, बीजेपी में 2 खेमे बन चुके हैं। इसलिए सारा का सारा सुधीर तिहाड़ी को ठेका दिया गया है, इसको आज तक में लाया गया है कि जा फिर मोदी जी की और बीजेपी की तू जो एक छवि है उसको सही कर। एक सवाल मैडम वसीम रिजवी को लेके है, जिन्हें जितेंद्र त्यागी भी कहा गया था। उन्होंने कहा है कि मुझे सनातन धर्म में आने के बाद वो सम्मान नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी, इसलिए हो सकता है वो आने वाले समय में सुसाइड करें। इसे कैसे देखती है? आ गया बावले अपनी बात पर। मैं तो शुरू से कह रही थी, अब बावले, जब तू वसीम रिजवी था तूने कितना उत्पाद मचाया, तूने इस्लाम को गाली दी, तूने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी, तूने कलाम पाक की शान में गुस्ताखी करी, लेकिन मजाल नहीं किसी ने तेरे ऊपर उंगली उठाई या तेरा बाल भी बाका कराओ। लेकिन जैसे ही तू एक चितपावन मुसलमान होने के बाद, चितपावन क्योंकि तू सादात में था, तो तू सैयद था, और उसके बाद
तू त्यागी श्यागी बन गया जाके, तेरा मतलब डिमोशन हो गया प्रमोशन की जगह, तू दूसरे धर्म में गया और जाते ही तुझे जेलों की हवा हो गई। तो हमें तो पता था तेरा हाल वही होगा जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तेरे साथ यही होगा। और तू सुसाइड कर भी लेगा तो किसी पे घंटा फर्क पड़ रहा है, तू खुदकुशी करके मर, नाले में कूद, आसमान से कूद, जमीन में कूद, क्योंकि शियाओं ने मुसलमानों ने तेरे पे कब्र हराम कर दी, हिंदुओं ने तेरे पे चिता हराम कर दी, तो तू क्या जाएगा? तेरे मरने ना मरने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे भारत के मुसलमानों को यह पता था तेरा अंजाम धोबी के कुत्ते वाला होना था, और इतनी जल्दी होना था ये किसी को नहीं पता था। तेरे लिए यही सही है कि आज तू उसी धर्म को फिर कोस रहा है जिस धर्म को तू छोड़कर दूसरे धर्म की बातें कर रहा था ना, और बड़ा कह रहा था हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। हमें तो पता था कि वो सारे के सारे गंदे नकली नरसिम्हा स्वरानंद सारे कांड खुद करेगा और ठीक है तेरे पे फोड़ेगा, जेल की सजा तू काटेगा, नफरत वो फैलाएंगे। तो बहुत जल्दी तुझे अकल आ गई, अब भी तेरे पे वक्त है, अब भी माफ़ी मांग और अपने रब के आगे रुजू कर, अपनी कम्युनिटी से माफ़ी मांग, मुसलमानों से माफ़ी मांग, हो सकता है तेरे लिए निजात का रास्ता आसान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थी ऐमन रिजवी जो तमाम मुद्दों पर खुलकर बात कर रही थी। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।